हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट पेपर 2 सीरीज़ में आज हम करेंगे 21 दिसंबर 2021 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षक शास्त्र के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से अध्यापक द्वारा बनाई गई और कौन सी तकनीक रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? ऑप्शन है अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। तो रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या कक्षा में अंतःज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है हाँ, बच्चों का अंतःज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 2, हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए। ऑप्शन 3, नहीं, अंतःज्ञान चिंतन व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है। ऑप्शन 4, नहीं, अंतःज्ञान केवल कल्पना है और उसे अलग ही रखना चाहिए। तो कक्षा में अंतःज्ञान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बच्चों का अंतःज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में रिक्त स्थान के स्थान पर रिक्त स्थान के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन है अधिगम और उपलब्धि, उपलब्धि और अधिगम, असफलता की अस्वीकृति और असफलता स्वीकारना, असफलता स्वीकारना और असफलता की अस्वीकृति। तो विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में अधिगम, ठीक है, यहाँ पे अधिगम फेल होगा, के स्थान पर उपलब्धि के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, धर्म और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। तो अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है पूछा गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी शिक्षक को सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन है किसी आकलन परीक्षण में केवल
हाँ ना के प्रश्न होने चाहिए। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा परखना चाहिए। तो सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है मानवतावादी अधिगम, रचनावाद, अवलोकनात्मक अधिगम और सामाजिक संकल्पना। तो एक बच्चा जो है वो अपने सहपाठियों के साथ उसी तरह व्यवहार करता है जैसे उससे उसके घर में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका है। पियाजे ने विकास की सतत प्रक्रिया को माना था। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत की आलोचना पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका था। क्वेश्चन नंबर 8, एक सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान। ऑप्शन है शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को संचारित किया जाता है, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्देशित व निर्धारित होता है, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। तो एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी सम्यक कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? ऑप्शन है त्रुटियों और गलतियों को भूलों तथा सीखने का अवसर समझना, सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना, मानकीकृत आकलन निश्चित करना। तो सम्यक कक्षा संस्कृति उपयुक्त है, ये पूछा गया है सीखने के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। क्वेश्चन नंबर 10, कथन है ए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमनात्मक अनुभवों को बढ़ाती है।
अब तर्क है, समावेशन के से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। तो इसका ऑप्शन हो गए ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का मिलान उनके विवरण से कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है मिलान करना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एल्गोरिथ्म विधि, ये किससे मैच होगा? एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करना। और बी ह्यूरिस्टिक विधि, ये तो खोज विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर सी है सादृश्यता, इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और डी को 4 से मैचिंग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी कथन और तर्क है। ठीक है, इसका कथन है, दृश्य सामग्रियों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। और तर्क है, अधिगमकर्ताओं को दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। ऑप्शन है, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने की सामर्थ्य है, जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी कथन और तर्क दिया हुआ है। बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है। तर्क है, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन है, यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है।
संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए शिक्षा स्तरीय क्या प्रावधान करने चाहिए? ऑप्शन है बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए, बहुत से स्पर्शीय मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे कार्य करना चाहिए, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिल सके। तो विद्यार्थियों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं के लिए क्या प्रावधान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 17। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? ऑप्शन है नैतिक सापेक्षतावाद, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। तो कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? पूर्व पारंपरिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं हैं। इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाल पाए। इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करें। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। तो पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की बात हो रही है, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक बाल केंद्रित कक्षा क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीला समूहीकरण, ज्ञान का एकमात्र आधार पाठ्यपुस्तक के रूप में, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, एक व्यवस्थित संरचित पाठ्यक्रम का अनुपालन और योगात्मक आकलन का क्रियान्वयन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बाल केंद्रित कक्षा में बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, लचीला सामूहिकरण और छात्रों की सक्रिय सहभागिता होना आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है बुद्धि एक व्यापक क्षमता है
जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि को अनेक स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि एक एकीक संरचना है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार क्या सही हो जाएगा? बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है रैखिकता, व्यक्तिकता, अनिरंतरता और एकरूपता। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे रिक्त स्थान तरीके से सीखते हैं और रिक्त स्थान तरीके से नहीं सीखते हैं। ऑप्शन है रचनावाद, असंरचनावाद, यंत्रवतवादी और संरचनावादी, एक रेखी और सर्पिलाकार, सर्पिलाकार और एक रेखी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बच्चे रचनावाद तरीके से सीखते हैं और असंरचनावादी तरीके से नहीं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? ऑप्शन है विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता। विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी पुरस्कार पर निर्भर है। वयस्कों के सीधे निर्देशों के बिना विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। तो विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियां ये क्या इंगित करती हैं? वयस्कों के सीधे निर्देशों के बिना विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसी की जा सकती है? ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, मौलिक सोच द्वारा, बहुविध समाधानों की क्षमता द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट प्रस्तावित करती है। ऑप्शन है यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित ग्रेड्स में बांटना, स्व आकलन और विद्यार्थी समूह आकलन का समावेश, योगात्मक आकलन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। स्व आकलन और विद्यार्थी समूह आकलन का समावेश। क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? ऑप्शन है स्कीमा, संक्रियाएं, मस्तिष्क चित्रण
और समायोजन। तो जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करना, विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। वह विद्यार्थी जो समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने को कहना। तो विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? ऑप्शन है जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर, लड़कियां भाषा में अच्छा करेंगी व लड़के गणित में, लड़कों व लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर जिनके लिए वे आनुवंशिक रूप से अभिक्रमित हैं, लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं और प्रोत्साहित करके, लोगों को गैर रूढ़िवादी पेरेंटिंग भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, लोगों को गैर रूढ़िवादी पेरेंटिंग भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? ऑप्शन है बच्चे के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। सामाजिक परिवेश द्वारा बच्चे को पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल अंतःक्रियात्मक प्रभाव है। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें ना तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और ना ही परिवेश की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, सामाजिकरण की सही प्रक्रियाओं की व्याख्या। ठीक है, सामाजिक परिवेश द्वारा बच्चे को पूरी तरह से ढाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। पियाजे के सोपान क्रमिक विकास सिद्धांत का सही क्रम पहचानिए। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।